Hello, welcome to the Bharat Academy. This is Manoj Thapliyal and today's topic is research tool. What is research tool? Basically, the name of the topic is tools and methods of data collection. This is your topic. First of all, I would like to explain what are the methods of data collection. The various steps or strategies used for gathering and analyzing the data in a research investigations are known as methods of data collection. क्या होता है data collection? रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो वेरियस टाइप के स्टेप्स और वेरियस टाइप के स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं इन ए रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, those are called methods of data collection. Now we come to the next one, that is tools of data collection. What are the tools of data collection? A tool is a device used to measure the collected data and analyze the data. What is the tool? टूल एक डिवाइस होती है जिससे हम कलेक्टेड डेटा को मेजर कर सकते हैं और तब उसको एनालाइज कर सकते हैं. इन रिसर्च टू कलेक्ट द डेटा एंड टू मेजर द डेटा वी नीड सम टूल्स which are called tools of data collection in research. In research में डेटा को कलेक्ट करने के लिए और डेटा को मेजर्स करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन. इसी को बोलते हैं हम टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, टू चेक द बॉडी टेम्परेचर अगर नापना है तो ए नर्स विल यूज थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेगी नर्स. तो हियर दिस थर्मोमीटर इज अ टूल. तो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन विच द रिसर्चर इज गोइंग टू चूज द रिसर्च टूल. अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पे रिसर्चर इज गोइंग टू चूज द रिसर्च टूल, जिसके आधार पे रिसर्चर रिसर्च टूल को चूज करता है. देयर आर different type of criteria. So selecting the perfect research tool is going to depend upon the nature of research and number of participants involved in the research and many other conditions. Selecting the perfect tool को select करना निर्भर करेगा इस बात पे कि नेचर ऑफ रिसर्च क्या है एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, कितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं हमारे रिसर्च में, रिसर्च की स्टडी में एंड मैनी अदर थिंग. और कई चीजें होंगी जिनके आधार पे हम एक परफेक्ट रिसर्च टूल को सेलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ अ रिसर्चर वांट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट 10 पीपल, कम लोग हैं, 10 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, रिसर्च डाटा कलेक्ट करना चाहता है, तो ही माइट यूज द रिसर्च टूल कॉल्ड इंटरव्यू. वो एक रिसर्च टूल का इस्तेमाल कर सकता है जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं. Whereas if you want to conduct a research on 10,000 people, अगर वो 10,000 लोगों पे रिसर्च करना चाहता है, then it's going to take him a lot of time to interview 10,000 people. तो ये 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए उसको बहुत सारा टाइम चाहिए. तो इन दिस केस ही विल यूज द क्वेश्चनर मेथड. तो जब लार्ज होगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होगा, तो देन वी विल यूज द क्वेश्चनर मेथड. Questionnaire means list of questions. So this is all about the tools. Now we come to the next, that is, in order to carry out research, a researcher may use the following tools. Research करने के लिए जो रिसर्चर है ये इन टूल्स का यूज करता है. Researcher may use the following tools. First one is interview. पहला जो टूल है that is interview. First one is interview, second one is questionnaire, third one is observations, fourth one is rating scale, fifth one is checklist, sixth one biophysiologic method, and the last one is projective techniques. So we will discuss it one by one. Now we come to the first one, that is interview. What is interview? इंटरव्यू इज एन ओरल कन्वर्सेशन. क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू जो तुम्हारा होता है एक ओरल कन्वर्सेशन है, आपसे बातचीत है, इन विच द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन एंड रेस्पोंडेंट हु हैज बीन इंटरव्यूड इज गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस.
होता क्या है, इंटरव्यू एक आपसी वार्तालाप है इन इंटरव्यूअर, जिसमें इंटरव्यूअर जो रिस्पोंडेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है और उन क्वेश्चन पे बेस्ड तब वो जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं from the interviewee. It is a research tool by which we can gather the information about the person's feeling, perceptions and opinion. ये एक रिसर्च टूल है बाय विच जिसके द्वारा वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं किसी आदमी की फीलिंग्स के बारे में, उसके परसेप्शंस क्या हैं, उनके ओपिनियन विचार क्या हैं। इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड आइदर फेस टू फेस और टेलीफोनिकली। जो हमारा इंटरव्यू है वो हम फेस टू फेस और टेलीफोनिकली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरव्यू का। इंटरव्यूइंग इज द ओनली सुटेबल मेथड फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलिटरेट और लेस एजुकेटेड रेस्पोंडेंट। इंटरव्यू सबसे सुटेबल मेथड है अनपढ़ जो लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे जो होते हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए। Interview is the only suitable method for gathering information from the illiterate or less educated respondent. People are usually more willing to talk than to write. आज के ज़माने में लोग बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय लिखने पढ़ने के। तो if you look at the magazine, अगर आप मैगजीन्स को देखें आज के ज़माने में, you find that all the magazines have certain interviews. सारे मैगजीनों में कुछ इंटरव्यूज होते हैं regarding the famous people, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं। इन ईच ऑफ इट्स एडिशन, अपने हर एक एडिशन में वो बड़े फेमस लोगों के इंटरव्यू लेते रहते हैं मैगजीन्स में। सिमिलरली लुक एट द टेलीविजन, टेलीविजन में भी देयर आर ए लॉट ऑफ शोज विच आर रनिंग बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। कई शो चल रहे हैं टीवी के ऊपर जो कि इंटरव्यू पे बेस्ड होते हैं। वन फेमस शो इज कॉफी विद करण। क्या करता है करण उसमें? ही इंटरव्यूज द बॉलीवुड सेलेब। कॉफी विद करण में जो करण जौहर हैं वो बॉलीवुड के बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू लेते हैं, जिससे हम उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जान सके। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरव्यू। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव इंटरव्यू, एंड द सेकेंड वन इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। तो दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको डायरेक्टिव इंटरव्यू भी बोलते हैं, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? आई विल एक्सप्लेन इट। इट इज a means of data collection in which the interviewer prepares the list of question in advance. इसमें होता क्या है, ये डाटा कलेक्शन करने का एक मेथड है जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो पहले ही एडवांस में ही ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करता है, क्वेश्चनों की लिस्ट प्रिपेयर करता है इन एडवांस, एंड द क्वेश्चंस आर डिटरमिन्ड, प्री डिटरमिन्ड, क्वेश्चन पहले से निश्चित होते हैं। सपोज समवन हैज टू इंटरव्यू अमिताभ बच्चन, सपोज करो किसी ने अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू लेना है। इन दिस केस ही हैज टू मेक ए लिस्ट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। इस केस में उसे पहले से ही कुछ क्वेश्चंस को लिस्ट बनानी होगी, कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी होगी। सपोज 20 क्वेश्चन की उसने लिस्ट बना दी, एंड द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू इंटरव्यू हिम and he has to respond back to the question. तो इंटरव्यूअर इन्हीं 20 क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चनों को अमिताभ बच्चन साहब से पूछेगा और वो इनके सवालों के जवाब देंगे, तो जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस। सेकंड टाइप ऑफ इंटरव्यू इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट इज जस्ट अपोजिट टू द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का जस्ट उल्टा होता है। इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू द क्वेश्चंस आर चेंज्ड बेस्ड ऑन हाउ ईच इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन आर चेंज, क्वेश्चन चेंज किए जा सकते हैं वो इस आधार पे कि हाउ द इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू द क्वेश्चंस। जो हमारे पिछले क्वेश्चंस हैं उनको कोई भी इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उनका जवाब देता है, उस आधार पे हम अगले अपने क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ मेथड वेयर इन द क्वेश्चंस कैन बी चेंज टू मीट द रिस्पोंडेंट्स इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ। इस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन हम चेंज कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस पे आधार पे, अंडरस्टैंडिंग के आधार पे हम अपने क्वेश्चंस अपने चेंज कर सकते हैं। इन दिस नो प्री प्लान्ड शेड्यूल इज यूज्ड। इस अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कोई प्री प्लान शेड्यूल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द इंटरव्यू इफ अमिताभ बच्चन सेज ही लव्स वॉचिंग क्रिकेट, अब इंटरव्यू चल रहा है, 20 क्वेश्चंस के दौरान ही जो भी था स्ट्रक्चर था,
इसी दौरान अगर अमिताभ बच्चन साहब बोल जाते हैं कि ही लव्स वॉचिंग क्रिकेट, अगर वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट देखना भी बहुत पसंद है, तो इंटरव्यूअर माइट आस्क हिम हु इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। उसी बीच में से पूछ सकता है दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है। तो इन दिस केस, इस केस में हो क्या रहा है, ही हैज नॉट रिटन एनी क्वेश्चन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन उसने पहले प्रिपेयर नहीं किया था, कोई लिखा नहीं था। तो ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर अमिताभ बच्चन सेज, जो भी अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं उसी आधार पे द इंटरव्यूअर इज मेकिंग क्वेश्चन, इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन बनाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, दैट इज क्वेश्चन आयर। व्हाट इज द क्वेश्चन आयर? इट इज a set of written questions which is given to the participant in order to collect the information. एक set of written question होता है जो participants को दिया जाता है, जिससे उन पार्टिसिपेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज वेरी फैमिलियर टू द स्टूडेंट। ये क्वेश्चनर मेथड बहुत फेमस है बच्चों में, स्टूडेंट्स में खासकर। इन क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, इन क्वेश्चन पेपर इन एग्जाम देयर इज ए सेट ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है उस क्वेश्चन पेपर में? सेट ऑफ क्वेश्चन ही तो है, सेट क्वेश्चनों का एक सीरीज है गिवन टू द स्टूडेंट, जो बच्चों को दिया जाता है, और उन्हीं क्वेश्चनों को वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय सॉल्विंग देम। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आयर, जो क्वेश्चन पेपर इन एन एग्जाम। एंड अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, इफ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिनर और लंच या डिनर के बाद में तुरंत बाद वी आर गिवन ए फीडबैक फॉर्म, एक फीडबैक फॉर्म वो देते हैं, इन विच दे आर गोइंग टू आस्क ए सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग सर्विस, फूड, एम्बियंस। वो एक फीडबैक फॉर्म देते हैं जिनमें वो हर एक जो कस्टमर्स है उनसे अपनी सर्विस के बारे में, फूड के बारे में, एम्बियंस मीन्स कैसा एटमॉस्फेयर था उस रेस्टोरेंट में, उसके बारे में हमें बताना होता है। वो पूछते हैं हमसे कि कैसा था उस रेस्टोरेंट में, तो उसके आधार पे वो अपनी चीजें ठीक कर सकते हैं। So this is the perfect example of questionnaire. The type of questionnaire, there are two type of questionnaire. First is open-ended question and second one is closed-ended question. Now we take the first one, that is open-ended question. What is the open-ended question? In this case we are going to detailed answer based on the thoughtful process. अपने thoughtful process पे हम इसमें एक पूरा डिटेल्ड आंसर देते हैं, मतलब in essay type or in descriptive way. In this we are going to a detailed answer based on thoughtful process. For example, he says state your opinion about the healthcare services in Uttarakhand. अगर कोई पूछता है कि healthcare services का उत्तराखंड में क्या हाल है, उसके बारे में अपने विचार दो, तो हम इसको यस और नो में नहीं दे सकते. We will describe it. We will give him a detailed answer. So this is open-ended questionnaire. But as far as the second one, closed-ended questionnaire is concerned, closed-ended question. In this case, the respondent has to make a choice between two response such as yes or no or male and female. इसमें होता क्या है, जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसको केवल दो ही चॉइस होती है, या तो यस में जवाब देना या नो में जवाब देना. वन वर्ड आंसर इज रिक्वायर्ड इन क्लोज एंडेड क्वेश्चन आया. और इसी तरह से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ए बी सी डी करके, उसमें एक ही को तो टिक करना होता है. दिस इज ऑल्सो द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. जैसे अभी ये पूछ दे, हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड, क्या कभी आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो इसमें तो एक ही आंसर दे सकता है, यस या नो. जिसमें हम यस और नो ही में आंसर दे पाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज questionnaire and what is open-ended questions and what is closed-ended question. Now we come to the third one, that is observations. What is observation? It is a qualitative research technique where the researcher observes the participants' ongoing behavior in a natural situation. क्या होता है ऑब्जर्वेशन? इसमें जो रिसर्चर है वो किसी भी नेचुरल सिचुएशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है. दिस इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक. जैसे कि आप जानते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होता है, किसी पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर ही हम चेक करते हैं इन ए नेचुरल सेटअप. इसी तरह से ऑब्जर्वेशन ऑफर्स द रिसर्चर ए डिस्टिंक्ट वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा. ऑब्जर्वेशन हमें रिसर्चर को डाटा को डिफरेंट टाइप से कलेक्ट करने का एक टेक्निक देता है, डिस्टिंक्ट वे देता है, तरीका देता है. इट डज नॉट रिलाई ऑन व्हाट पीपल से और व्हाट दे थिंक. ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे.
Instead, it draws on direct evidences of eye टू विटनेस द इवेंट फर्स्ट हैंड। इसमें होता क्या है, किसी भी इवेंट को हम खुद अपनी आंखों से जाके देखते हैं। इट इज मोर नेचुरल वे, बहुत नेचुरल तरीका है फॉर गैदरिंग डेटा को कलेक्ट करने का और इंफॉर्मेशन लेने का। देयर कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। वहाँ दो तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, डायरेक्ट भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ले लें हम, ये हमने ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करी। एग्जाम्पल ये ले लें कि डिटरमाइनिंग हाउ मच वेस्ट इज लेफ्ट इन द प्लेट बाय द स्टूडेंट इन ए स्कूल कैफेटेरिया टू असर्टेन इफ ए न्यू फूड इज एक्सेप्टेबल टू देम। अब ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो स्कूल की कैफेटेरिया है उसमें कितनी, हाउ मच वेस्ट इज लेफ्ट इन द प्लेट, प्लेट में कितनी जो वेस्ट चीजें थी वो बच गई हैं जब उन्हें, इफ ए न्यू फूड इज एक्सेप्टेबल टू देम, अगर उनको न्यू फूड जो हमने सप्लाई किया था बच्चों को वो उनको एक्सेप्टेबल था, उसके बावजूद भी वेस्ट बच गया प्लेट्स में। और रिसर्चर इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। So this is the example of observations. Again, there are certain type of observations. First one is structured observation, second one is unstructured observation, third one is participant observation, and fourth one is non-participant observations. Now we come to the first one, that is structured observations. What is structured observation? In a structured observation method, a researcher will have a definite plan. इसमें होता क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में जो रिसर्चर उसके पास एक फिक्स प्लान होता है। प्लान मीन्स व्हाट टू ऑब्जर्व, व्हेन टू ऑब्जर्व एंड हाउ टू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है, कब ऑब्जर्व करना है, हाउ टू ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व करना। वी हैव ए फिक्स प्लान as far as structured observation is concerned. And the second type is unstructured observation. It is just opposite to the structured observations. You know, in this case the researcher will not have any predetermined plan. इस केस में रिसर्चर के पास पहले से ही कोई डिटरमिन निश्चित प्लान नहीं होता है। what to observe, when to observe और how to observe, क्या ऑब्जर्व करना है, कब करना है, कैसे करना है, इस बारे में रिसर्चर विल हैव नो प्री डिटरमिन्ड प्लान इन अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, दैट इज पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। अब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? इन पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर विल बी द पार्ट ऑफ द इवेंट एंड इन दिस केस द ऑब्जर्वर में लिव or work in the field and actively participate in ongoing activities for a certain period. इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जर्वर है या जो रिसर्चर है, he will be the part of the event. जो भी घटना हो रही है उसका वो एक हिस्सा होगा और in this case the observer will live, वो उन लोगों के साथ रहेगा फील्ड में एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग एक्टिविटी। जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फॉर ए सर्टेन पीरियड, कुछ निश्चित समय के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, इससे बहुत समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। इफ द रिसर्चर वांट टू ऑब्जर्व व्हाइल प्लेइंग हॉकी, अगर रिसर्चर ये जानना चाहता है कि ये ऑब्जर्व करना चाहता है कि हॉकी किस तरह से खेलते हैं या क्या क्या इसमें और चीजें भी ऑब्जर्व करना चाहता होगा, ही विल बी ए मेंबर ऑफ द टीम। उसको क्या है, उस टीम का, हॉकी टीम का एक मेंबर बनना पड़ेगा। टुगेदर व्हाइल प्लेइंग, उनके साथ खेलना होगा विद देम एंड विल ऑब्जर्व द थिंग व्हाट ही वांट्स टू ऑब्जर्व, और उनके साथ ही खेल करके वो ये ऑब्जर्व कर पाएगा जो वो रियली में करना चाहता था किसी भी चीज की। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। फोर्थ इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर और रिसर्चर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इवेंट। ऑब्जर्वर या रिसर्चर उस इवेंट का हिस्सा नहीं होगा इसमें, वो ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। एग्जाम्पल, हियर द ऑब्जर्वर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ हॉकी टीम। अगर हॉकी मैच चल रहा है तो हॉकी टीम का वो पार्ट नहीं होगा, दैट इज ही इज नॉट प्लेइंग द हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल रहा है। इंस्टेड ही विल ऑब्जर्व द होल गेम, पूरे गेम को ऑब्जर्व कर रहा है व्हाइल सिटिंग इन गैलरी, गैलरी में बैठ करके। In this case, he is not part of the team. So this is all about non-participant observations. Now we come to the next one, that is rating scale. What is rating scale? It is a tool to express the opinion or judgment regarding some performance of persons, objects or situations. क्या है rating scale?
किसी भी आदमी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिचुएशन की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए या उसके बारे में अपने विचार देने के लिए इट्स ए टूल। ये एक टूल है रेटिंग स्केल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन एंड जजमेंट रिगार्डिंग सब परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ये टूल है अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपने डिसीजन देने के लिए, किसी भी आदमी की परफॉर्मेंस के बारे में, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस के बारे में, किसी भी सिचुएशन की परफॉर्मेंस के बारे में। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। व्हाट इज दिस rating scale? Example is, if you purchase a product from an online e-commerce site as Amazon, Flipkart, Myntra, etc. दुनिया भर की ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट चल रही है जैसे Amazon, Flipkart, Myntra. If you purchase a product from these sites, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं इन साइट से, तो when it is delivered to you at home, जब ये आपके यहाँ डिलीवरी इसकी हो जाती है, they ask you to rate your experience regarding service, product, etc. तब वो आपसे अपनी सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में वो आपसे पूछता है। In this case, they will shoot an email to you in which you are given a rating scale. वो एक मेल आपको भेजेगा जिसमें एक रेटिंग स्केल होगा in which 0 means bad and 10 means excellent. रेटिंग स्केल होगा 0 से 10 तक उसमें लिखा होगा। 0 का मतलब बैड, खराब, 10 means excellent. Then you are asked to mark any number. आपसे पूछा जाएगा कोई भी नंबर आप मार्क करिए अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में। इफ यू गिव हिम नंबर 8, अगर 8 नंबर उसे देते हैं, इट मीन्स इट्स गुड बट नॉट एक्सलेंट। इट मीन्स जो प्रोडक्ट है अच्छा है लेकिन एक्सलेंट नहीं है। रेटिंग स्केल कुड बी द 3 पॉइंट, 5 पॉइंट और 10 पॉइंट। जो रेटिंग स्केल है वो 3 पॉइंट स्केल हो सकता है, 5 पॉइंट स्केल हो सकता है और 10 पॉइंट स्केल हो सकता है, सो ऑन, और आगे भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रेटिंग स्केल। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल के बारे में बताते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल, सेकेंड वन इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, तीसरा है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल और फोर्थ वन इज कंपैरेटिव स्केल। नाउ वी कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज ग्राफिक rating scale. What is this graphic rating scale? In this case, the performance is printed horizontally at various points from lowest to highest. जो परफॉर्मेंस है वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट की जाएंगी, कहाँ से? लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ वेरियस पॉइंट उसमें दिए जाएंगे। इट इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑन स्केल। इसमें नंबर सिस्टम भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट भी हो सकते हैं स्केल में। जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद द नॉइज कंट्रोल इन योर वार्ड। हॉस्पिटल के जो वार्ड रूम में वो तुमसे पूछ सकता है कि नॉइज कंट्रोल के बारे में आप कितना सेटिस्फाइड हैं। या लीस्ट होंगे तो लीस्ट पे टिक करना, मोस्ट होगा तो मोस्ट पे करना, अगर मीडियम होगा, मेडियोकर होगा तो मीडियम पे टिक करना। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिक रेटिंग स्केल। नाउ वी कम टू द सेकंड वन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। दिस टाइप ऑफ रेटिंग स्केल डज नॉट यूज नंबर। इसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बट डिवाइड द अदर असेसमेंट इनटू सीरीज ऑफ वर्बल फ्रेजेस टू इंडिकेट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी काम की जो परफॉर्मेंस है, उसका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ असेसमेंट को डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ नर्सेज इन आईसीयू इन दून हॉस्पिटल देहरादून। अगर वो पूछता है जो आईसीयू में नर्सेज काम कर रही हैं उनके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या था, तो हम जैसे 2 नर्सें ले ली, कमला या डॉली जो भी है। लेवल ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस में कह सकते हैं वेरी एक्टिव है या एक्टिव है या मॉडरेट है या पैसिव है। अगर वेरी एक्टिव है तो वहां टिक कर देना। अगर ये जैसा है, आई जस्ट दिस इज वेरी एक्टिव है तो यहाँ टिक करना, एक्टिव है तो वहां टिक करना। मॉडरेटली लगता है इसका क्लिनिकल परफॉर्मेंस तो मॉडरेट पे, पैसिव है तो पैसिव पे कर देना। इसी तरह से डॉली जो दूसरी नर्स है उसके बारे में भी आप अपने रेटिंग स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी एक्टिव, एक्टिव, मॉडरेटली एक्टिव और पैसिव। तो वी जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द नर्सेज इन आईसीयू। तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल, वी डोंट यूज द नंबर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज numerical rating scale. In this case, each statement is generally assigned a numerical score ranging from 1 to 10. इसमें करते क्या है, पूरे स्केल को 1 से 10 भागों में बांटते हैं। इसमें
पूरी स्टेटमेंट को जनरली न्यूमेरिकल स्कोर है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10, जिसकी रेंज 1 से लेकर 10 तक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पेन असेसमेंट हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल स्केल पे, तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक दिया है। 1 मीन्स नो पेन, 10 मीन्स वर्स्ट पेन। तो दिस इज द न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। उसी हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा पेन नहीं हो रहा, तो टिक कर लो 5 या 6 पे, तो हमें पता चल जाएगा कितना पेन पेशेंट को है। नेक्स्ट रेटिंग स्केल इज कंपैरेटिव। इन दिस केस द रिसर्चर मेक्स जजमेंट अबाउट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पर्सन। किसी भी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में कंपेयरिंग इट विद दैट ऑफ द सिमिलर अदर पर्सन। इसमें रिसर्चर एक जजमेंट बनाता है अबाउट द एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट्स के बारे में ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी के। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज। बाय कंपेयरिंग इट, उसको कंपेयर करके विद दैट ऑफ द सिमिलर अदर पर्सन, उसी तरह के किसी दूसरे आदमी से उसके कंपैरिजन करके हम एक रेटिंग स्केल बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चेकलिस्ट। व्हाट इज चेकलिस्ट? ए चेकलिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम which are checked by a researcher for their presence or absence। क्या होता है? एक चेकलिस्ट जो होती है, आइटम्स की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ आइटम होती है which are checked by a researcher, जिसको एक रिसर्चर चेक करता है ये देखने के लिए कि whether they are present or absent, वो हैं कि नहीं है वहां पे, for their presence or absence। then he will check, उसको चेक करेगा, then he will tick it, तब उसको टिक करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, इससे ज्यादा क्लियर होगा। एक फूड इंस्पेक्टर इज कमिंग टू इंस्पेक्ट ए रेस्टोरेंट। किसी रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए फूड इंस्पेक्टर आ रहा है। देयर विल बी लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम वहां होगी रिगार्डिंग प्योरिटी ऑफ वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर के बारे में, क्वालिटी ऑफ फूड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम, और कई दुनिया भर की चीजें जो होटल में होती है उनकी एक लिस्ट होगी। What will he do? He will check whether all the things are proper or not। ये देखने की कोशिश करेगा कि ये जितनी भी लिस्ट है इन सारी चीजों की वो प्रॉपर वे में है कि नहीं है। Then he will come to the conclusion, तब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जो भी अगर सही होगा उसको टिक करता चला जाएगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, क्रॉस कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट चेकलिस्ट। और एक चीज और हो सकता है, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, CCTV can also be a tool of data collection। Data collection के लिए it can be an effective tool। Now we come to the next one, that is biophysiological method। What is this biophysiological method? This method involves the collection of biophysiologic data from the subject or patient by using the specialized instrument to determine the biological and physical status of subject। Subjects means patient। इसमें किसी भी पेशेंट्स का बायोफिजियोलॉजिकल डेटा को हम यहाँ कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है उसके द्वारा, और उससे ही हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट का बायोलॉजिकल और फिजिकल स्टेटस क्या है। टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट, स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। तो जो ब्लड प्रेशर जो हम नापते हैं अपने बॉडी का, तो क्या किससे नापते हैं? स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं और स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोफिजियोलॉजिकल मेथड, जिससे हमारी बायोलॉजिकल और फिजिकल स्टेटस का पता चलता है बाय यूजिंग एन स्पेशल इक्विपमेंट्स। इन दिस केस वी हैव यूज्ड स्फिग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। द टाइप्स ऑफ biophysiological method, there are two types of biophysiologic method। First is in vivo biophysiologic method। What is in vivo biophysiologic method? It is performed directly to measure the process is done internally within living organism through medical and surgical instrument। जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है तो क्या करेंगे? हमारा ब्लड प्रेशर तो विद इन आवर बॉडी है, ब्लड उसको मेजर कर रहे हैं हम, जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें हो क्या रहा है, उस बॉडी इंस्ट्रूमेंट जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो उससे हम अपने इंटरनल जो हमारा जो ब्लड है उसको मॉनिटर कर रहे हैं लगा करके। तो दिस इज इन विवो फिजियोलॉजिक मेथड। एंड द नेक्स्ट वन इज इन विट्रो बायोफिजियोलॉजिक मेथड। हियर द मेजरमेंट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजियोलॉजिक प्रोसेस आर डन आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो भी हम टेस्ट करते हैं वो ऑल आर परफॉर्म्ड आउटसाइड आवर बॉडी। जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये हम किसी अपने बॉडी पे चिपका के नहीं करते। इस ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने के लिए हमें लैब की जरूरत होती है आउटसाइड आवर बॉडी।
So this is in vitro biophysiologic method. In this case, it is performed outside the living organism, in vitro biophysiologic method. Next and the last one is projective technique. What is this projective technique? It is used in psychology. जो projective techniques है हमारी, that is used in psychology. ये psychology में इस्तेमाल करते हैं हम ये projective techniques को. It's very important in physiology, in psychology. It is used in psychology. In psychology there are a lot of tests. दुनिया भर के टेस्ट होते हैं psychology में, which can give a detail about subconscious and repressed desires of a person. Psychology में there are a lot of tests which can give, जो देते हैं detailed information about subconscious and repressed desire of a person. किसी इंसान की जो छुपी हुई desires है, इच्छाएं और subconsciousness है, उसके बारे में डिटेल देते हैं वो टेस्ट. There is a famous test, Rorschach ink blot test is there. In this you will be shown a picture. इस टेस्ट में एक पिक्चर दिखाई जाती है and you need to write a story or create a story and what do you think about that picture. उसमें आपको क्या करना होता है, उस पिक्चर के बारे में एक स्टोरी लिखनी होती है या क्रिएट करनी होती है, कोई स्टोरी बनानी होती है और ये भी बताना होता है कि आप उस पिक्चर के बारे में क्या सोचते हो. When the psychologist study your answer, तब क्या साइकोलॉजिस्ट आपके आंसर को स्टडी करेगा and he will get to understand, तब उसे पता चलेगा those repressed desires in you, जो आपके अंदर छुपी हुई desires है, इच्छाएं, उनको वो जान पाएगा. and suppressed emotion inside you, जो दबे हुए जो इमोशन भावनाएं हैं तुम्हारे अंदर, तब जाके उसको पता चलेगा आपके जो आंसर्स होंगे. तो यही है. This is all about projective techniques. And student, with this the lecture is over. If you have found this video interesting and helpful, so please like this video and subscribe my channel. Thanks a lot. Thank you very much for being with me.